Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Here we are with the lecture number 6 on the JNU Environmental Science MSc level paper for the previous year 2018. ठीक है, तो फटाफट आज डिस्कस कर लेते हैं सारे पेपर का। और कल क्योंकि एग्जाम है, सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ द लक। आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, और आप डाउट्स पूछ सकते हैं आपको अगर कोई डाउट्स है तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम आप स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट बी। ओके, 2018 के पार्ट ए खत्म हो चुके हैं, अब हम पार्ट बी की तरफ मुड़ रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट बी का जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े आपके स्टैंडर्ड वाले होंगे, थोड़े डिफिकल्ट होंगे, सो आप थोड़ा ध्यान पूर्वक उस सारे क्वेश्चंस को सुनिए। ठीक है, तो पहला बोलता है इंटीग्रेशन। इफ ई टू द पावर एक्स इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 upon root over 1 minus x square bracket close dx, this is the integration. Okay, so ये बहुत ही फेमस इंटीग्रेशन है। हाँ ठीक है, ये बहुत ही फेमस इंटीग्रेशन है। ठीक है, और हमेशा ये जेएनयू एनटीए का प्रो रहा है। ठीक है, जेएनयू एनटीए के लिए ये बहुत ही जरूरी फॉर्मूला है, आपको याद करना है। ठीक है, क्या ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन e टू द पावर x fx प्लस f dash x dx give rise to e to the power x fx plus c. This is very important. This is very important formula, you should know. Okay, so चलिए डिस्कस इसको करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो f of x की वैल्यू कितनी है? साइन इनवर्स x। ओके, f of x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। हाँ, एक और बात, आप जरूर डिफरेंशिएशंस के सारे फॉर्मूले पढ़ लें। ठीक है, डिफरेंशिएशंस के सारे फॉर्मूले पढ़ लें। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड तो जरूर पढ़ लें। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंपोर्टेंट, यू शुड रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो f of x साइन इनवर्स x होता है, तो उसका जब डिफरेंशिएशन किया जाता है तो 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो fx और f डैश x के फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है, तो बस आपका आंसर क्या होगा? e टू द पावर x साइन इनवर्स x प्लस c। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन बस स्टैंडर्ड है इसका, तो इस स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे आपको इसको देखना होगा कि काफी ये डिफिकल्ट ना हो जाए। ठीक है, अगर आपको ये चीज फॉर्मूला याद ना होगा तो ये ऑब्वियसली आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सपोज करें कि आपको फॉर्मूला याद हो। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद हो क्योंकि ये बार बार आ रहा है, और आई हैव डन इट so many times. Okay, and the next question they are asking the maximum value of the 5 cos theta plus 12 sin theta plus 12 for 0 less than theta less than 2 pi is, this is the question. Okay, तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, देयर इज अ ट्रिक। ओके, देयर इज अ ट्रिक इन एवरी मैथमेटिक्स क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे आपको गिवन टर्म को हम a ले लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करना है आपको? स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द cos थीटा का स्क्वायर लेना है, फिर स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द sin थीटा का आपको लेना है। ठीक है, स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग करना है, यहाँ पे स्क्वायरिंग करना है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायरिंग करना है, मैंने दोबारा लिख दिया है। ठीक है, आपको कोफिशिएंट का cos थीटा के कोफिशिएंट का लेना है स्क्वायरिंग, और कोफिशिएंट ऑफ sin थीटा का लेना है आपको। ठीक है, और उसकी स्क्वायरिंग करनी है, स्क्वायरिंग करनी है भाई, स्क्वायरिंग करनी है, लिखा हुआ है। ठीक है, स्क्वायरिंग करना है। ठीक है, तो स्क्वायरिंग करने का मतलब क्या है भाई? क्या करना है? cos थीटा का कोफिशिएंट क्या है? 5। ठीक है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आता है 12। ठीक है, किसका? sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है, 12 कर दिया, 25 लगा दिया, 144 लगा दिया। आपको पता है, अरे भाई ये तो आना चाहिए आपको, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, ये तो नहीं बताऊंगा। तो 25 प्लस 144 आपका क्या हो गया? एडिशन हो गया, उसका रूट ले लीजिए 169। फिर आपका वो 169 क्या होगा? 13 का स्क्वायर, ये भी आपको पता है भाई। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर हो गया, तो आप 13 का स्क्वायर का अगर रूट ओवर लेते हैं तो क्या देगा आपको? रूट 13 का स्क्वायर अगर हम ले लें, ठीक है, रूट 13 का स्क्वायर ले लो तो आप देगा क्या? 13, फिर आंसर विल बी 13। ओके, सो आपका आंसर जब 13 होगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, आपका वैल्यू 13 होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने उसको ठीक किया है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ की वैल्यू आपकी 13 है। ठीक है, तो 13 है आपकी वैल्यू, तो 13 है तो आपको क्या मिलेगा?
कि आप क्या करेंगे, फिर आप इस टर्म को ले लीजिए 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा, ठीक है। 13 ऊपर मल्टीप्लाइड, 13 नीचे मल्टीप्लाइड, ठीक है। फिर 13 को बाहर रखते हुए 5/13 12/13 कर लीजिए, ठीक है। अब आपको एनालॉजी समझना है, अब आपको ट्रिक समझना है। क्या? साइन ए प्लस बी, भाई साइन ए प्लस बी फॉर्मूला पढ़ चुके हो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ चुके हो। क्या होता है? साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी, यही है ना फॉर्मूला। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपको एनालॉजी दिमाग लगाना है कि भाई जो आपका 5/13 होगा वो ऑब्वियसली साइन 5 होगा, और cos 5 जो होगा वो आपका 12/13 होगा, ठीक है। तो उस तरीके से आपके फॉर्मूला आ जाएंगे साइन थीटा प्लस पाई, ठीक है। और अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू बनाना है किस टर्म का, इस टर्म का आपको मैक्सिमम वैल्यू लेना है, तो अर्थ क्या है कि आपके साइन की वैल्यू जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 1, ठीक है। तो आप इसको 1 बना लीजिए, ठीक है, आपका 1 बना गया, ठीक है। क्योंकि साइन की रेंज कितनी होती है? रेंज कितनी है भाई साइन की? अरे यार रेंज बताओ, रेंज भी नहीं बताओगे क्या? अरे नहीं बता सकते, चलो ठीक है। साइन की रेंज जो होती है 1 से लेके -1 तक होती है, ठीक है। तो आपका रेंज यहाँ पे आपको मैक्सिमम लेना है, इसलिए 1 ले लो। तो आपका ऑलरेडी 12 मौजूद है, और 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा अगर बात करें तो आपका 13 × 1 हो जाएगा, ठीक है। आंसर यू विल बी 25। very simple, okay. Again moving on to this question, you should remember what is given. Find the point of local maxima of function f of x sin 4x plus cos 4x, ठीक है। ये पावर है 4x नहीं, पावर है, ठीक है। sin x का होल 4 और प्लस cos x का होल 4, ठीक है। तो ये आपका दिख रहा है, स्क्रीन पे ही दिख रहा है, तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, वेरी सिंपल है, ठीक है। अब चलते हैं इसको करने के लिए, ठीक है। अगर लोकल मैक्सिमा की बात की, ठीक है, सबसे पहले लोकल मैक्सिमा, ठीक है, याद रखो डेरिवेटिव, पहले ही डेरिवेटिव निकाल लो भाई, ठीक है। तो साइन की डेरिवेटिव होती कितनी है? अरे यार पहले ये जान लो, x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता कितना है? x टू द पावर n का डेरिवेटिव अगर करें तो होता क्या है? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। और साइन का डेरिवेटिव अगर करें तो क्या देता है? cos, साइन का डेरिवेटिव करें तो क्या देता है? cos, ठीक है। और cos की डेरिवेटिव करें तो क्या होगा? माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन देता है। चलो बढ़िया, इसके बाद अब पता करते हैं क्या यहाँ पे दिया है, साइन x की पावर 4 है, ठीक है। तो आप करोगे क्या? पहले इसको यूज कर लोगे, कौन सा? आप साइन x को मान लो x है, ठीक है, और आप 4 को सामने ले आते हो, ठीक है। तो आप 4 को ले आए क्योंकि पावर कितनी है? 4 है, ठीक है। तो 4 की पावर को सामने ले आए, ठीक है। और उसके बाद क्या कर दिया? n-1 4-1 तो साइन क्यूब x। लेकिन भाई क्या है ये? कंपाउंड फॉर्मूला है, तो कंपाउंड फॉर्मूला में क्या लग जाएगा? इनटू cos x करना होगा, फिर से sin x का डेरिवेटिव करना होगा। क्यों होता है? क्योंकि ये चेन रूल है, दिस इज चेन रूल, ठीक है। चेन रूल क्या बोलता है? अगर कंपाउंड फंक्शन है, जैसे कि बोले हैं sin x, ठीक है, कंपाउंड है और उसकी पावर दे रखा है, ठीक है, पावर दे रखा है, तो 4 लगाओगे sin क्यूब x, ठीक है, ठीक है। ये तो हो गया आपका कितना? 4 वाली इस टर्म का हो गया, लेकिन फिर क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे किससे? इसका डेरिवेटिव से, अंदर वाले का डेरिवेटिव dx ऑफ sin x, इससे आप उसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इससे अगर करोगे तो कितना आएगा भाई? 4 sin क्यूब x इंटू cos x, ठीक है, क्योंकि sin की डेरिवेटिव ऑलरेडी बता चुका हूं cos है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया क्या? -4 sin x cos x इंटू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। तो ये आपका क्या? ये भी आपका निकल गया, ये टर्म भी निकल गया, आपको पता चल गया चेन मल्टीप्लिकेशन करते हुए आपको डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव निकल गया आराम से, ठीक है। डेरिवेटिव निकलने के बाद ट्रिक आता है, ठीक है। इसको फिर रीअरेंज करना है, तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा? cos 2x, फॉर्मूला भाई पहले ही पढ़ा चुके हैं, फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला याद रखने हैं। ये cos 2x हो गया, ठीक है। फिर आप निकालो एक 2, कहां से? यहां से एक 2 निकाल लो, तो 2 sin x cos x क्या हो जाएगा? फिर sin 2x हो जाएगा, और ये cos 2x है और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, तो ये sin 4x हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस साइन 4x हो जाएगा भाई, तो माइनस साइन 4x अगर हो जाएगा ये, तो अगर हम लेते हैं f डबल डैश x, फिर आप क्या ले रहे हो? f डबल डैश कर रहे हो, ठीक है, फिर से डेरिवेटिव कर रहे हो, तो फिर से डेरिवेटिव करोगे तो कहां आएगी? एक बार तो डेरिवेटिव कर दी, तो फिर से डेरिवेटिव कर लिया, तो फिर से डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा? -4 cos स्क्वायर x,
आएगा, ठीक है। लेकिन इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आप डेरिवेटिव बस दिखाने के लिए, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप बात करो कि आपको लोकल मैक्सिमा निकालना है तो आप एफ डैश एक्स ही ले लो, एफ डैश एक्स को 0 बना लो, तो आपकी x की वैल्यू कितनी होगी 0 एंड पाई बाई 4, लेकिन आपका दिया कितना है 0 टू पाई बाई 2 के अंदर बोला है, 0 नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू कितनी होगी पाई बाई 4, ठीक है। समझ में आ गया कि एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स को निकालने के बाद 0 से इक्वेट कर देना है, तो वहां से आपको एंगल पता चल गया कि 0 है तो आपका वैल्यूज कितना आएगा पाई, नहीं तो 0 आएगा, ठीक है। तो 0 एक्स की वैल्यू कितनी होगी 0 और पाई बाई 4 होगी, तो आपके आंसर कितनी है पाई बाई 4। वेरी सिंपल, बस स्टेप बाय स्टेप थोड़ा याद करना जरूरत है और सिंपल डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए, ठीक है। फॉर दी non-mathematics background people, I am again saying for the non-mathematics background people, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद किए बिना एग्जाम में बैठना नहीं है, समझ में आ रहा है, नहीं बैठना मतलब नहीं बैठना है, ठीक है। नाउ which of the following statement is true for the differential equation dy upon dx e to the power y equal to 0, ठीक है। बात करते हैं, बहुत ही सिंपल है, आपने पढ़ा होगा पोलिनोमियल, ठीक है, एक्स क्यूब, ठीक है, पोलिनोमियल है, कौन सा क्यूबिकल पोलिनोमियल है, ठीक है, पावर डिग्री कितनी है 3, ठीक है, डिग्री 3 है और क्यूबिकल पोलिनोमियल है, ठीक है, वेरी सिंपल। तो इसी तरीके से लीनियर डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशंस में इन मैथमेटिक्स द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ इट्स हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर होता है आफ्टर इक्वेशन हैज बीन मेड रैशनल एंड इंटीग्रल इन ऑल ऑफ इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ इट्स हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव है ही क्या, हाईएस्ट डेरिवेटिव तो डी अपॉन dx है और लीनियर डिफरेंशियल है, लीनियर डिफरेंशियल है, ऊपर से dy अपॉन dx है, तो डिग्री भी 1 है और ऑर्डर भी 1 है, वन ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, क्योंकि एक ही बार तो डिफरेंशिएट किया है, डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर करता तो ना ये डबल डेरिवेटिव होता, लेकिन ये तो सिंगल डेरिवेटिव है, पर एक ही बार डेरिवेटिव किया है, एक ही बार डी लगा है, डी स्क्वायर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ऑर्डर भी 1 डिग्री भी 1, सिंपल और लीनियर डिफरेंशियल, वेरी इजी। This question is very tough, okay, you need to follow all the points, okay, let us discuss, okay, बहुत टफ है, ठीक है, बात करते हैं, चलो। बोलता है what will be the change in the delta T in the melting point of ice if the pressure is increased from 1 atm to 3 atm given that the specific volume of the ice and water 0 degree Celsius इतना and इतना, ठीक है, and the latent heat of fusion of the water substance is इतना at the normal atmospheric pressure, ठीक है। सबसे पहले याद रखो ट्रिपल पॉइंट, ठीक है, आइस वाटर वेपर, ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट, याद रखना ही है, ठीक है। कितने पे 0.006 कितना एटीएम एंड 0.01 पे आपका ट्रिपल पॉइंट पहुंचता है, सुबह डिस्कस किया है, कितना होता है 0 क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम, इस पॉइंट पे याद रखना है इसको, वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। आंसर -0.015 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, क्यों होगा आइए डिस्कस करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सो आपने पढ़ लिया है तो आपको देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर निकालना था, दे रखा है कितना 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, ये आपका दे रखा है, लेकिन कन्वर्ट किस में करना है भाई, केजी और मोल में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे देख लो, ठीक है। पहले 3.34 इंटू 10⁵ कर दिया, ठीक है, और जूल को केजी जूल में कन्वर्ट किया, 10⁻³ कर दिया, ठीक है, और नीचे आपका जो केजी था उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, 10⁻³ ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा जो टर्म है वो बन गया 0.334 केजी जूल पर ग्राम, ठीक है। अब आपको उसको यूज करना है, 1 ग्राम नीचे है, ठीक है, यहाँ पे 18 ग्राम बाई 1 मोल कर दो, क्योंकि वाटर है तो वाटर का मोलिकुलर मास 18, 18 करके यहाँ पे ग्राम डाल दिया तो ये आ गया 6.012 केजी पर मोल, ठीक है, केजी पर मोल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर दिया है आपका गिवन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ आइस एंड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे दिया है 1.0908 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है, और यहाँ पे दिया है आपका वाटर का 1.0010 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर केजी। तो आपको सिंपली पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो 1 अपॉन डेंसिटी होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी होता है, ये भी पता होना चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ आइस निकाल लिया कितना
कितना निकाल लो भाई, दिया कितना है 1.0908 इंटू 10⁻³ ठीक है, कन्वर्ट कर लो मीटर क्यूब पर केजी में दे रखा है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, थोड़ा आपको यूनिट्स का डर होना चाहिए कि यूनिट्स आपको ठीक ठाक बैठाने हैं, तो यूनिट लगा दोगे तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ये डायरेक्टली आपका डिवाइड होके आ जाएगा, क्या उस फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, 098 है, ठीक है, दिस इज 098, ठीक है, तो 098 डालो तो आपकी वैल्यू आएगी 0.9168 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, लेकिन डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करें तो क्या बन जाएगा 0.999 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो याद रखे कहा क्या करना है, पहला स्टेप में हीट फ्यूजन को कन्वर्ट करना है केजी पर मोल में, स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखना है 1/डेंसिटी में, डेंसिटी ऑफ आइस जो निकाला हुआ है उसको क्या करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, दोनों के लिए, डेंसिटी ऑफ वाटर के लिए और आइस के लिए, ठीक है। ये करने के बाद करना है कि क्लैपेरियन इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, क्लैपेरियन इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, दिस इज क्लैपेरियन इक्वेशन, dP/dt इक्वल टू डेल्टा हीट फ्यूजन TA/TF इनटू V फ्यूजन, ठीक है। तो वहां पे बात करते हैं जो dP/dt होता है वो स्लोप ऑफ टू फेज कोएक्जिस्टेंसिंग कर्व ऑन ए डायग्राम, ठीक है। तो ये आपका कुछ ऐसा डायग्राम था ना, ऐसा डायग्राम था, यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट था, तो किसी भी दो फेज की बात कर रहा है, दो फेज के स्लोप की बात कर रहा है, ठीक है, दैट इज dP/dt, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व भी है क्योंकि पढ़ रखा है ना ट्रिपल पॉइंट में, इधर प्रेशर होता है तो इधर टेम्परेचर होता है, तो उसका स्लोप ही बनेगा, ठीक है, स्लोप है, किसी भी दो फेज का स्लोप है, ठीक है। तो चेंज इन द मोलर एंथैल्पी कितना है, डेल्टा हीट फ्यूजन है, ठीक है, और यहाँ पे आपका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, केल्विन में दे रखा है, ठीक है, केल्विन में होना चाहिए, लेकिन डेल्टा भी फ्यूजन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ आइस, ठीक है, चेंज इन दी मोलर वॉल्यूम, ठीक है, मोलर वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है। तो हम निकालेंगे कैसे वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, डेंसिटी निकला हुआ है, मोलर वॉल्यूम है तो डेंसिटी निकला हुआ है, तो भाई कन्वर्जन यूज करना है, ग्राम में दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब, मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर लीटर में कन्वर्ट कर दिया, मोल 18 ग्राम में डिवाइड कर दिया, वैल्यू आ गया, वैल्यू आ गया भाई कितना, इसका इनवर्स लेना है, ऐसा नहीं, ठीक है, वॉल्यूम इनवर्स भी लेना है, ये इनवर्स में आएगा, क्यों आएगा इनवर्स में, इनवर्स आएगा, ठीक है, याद रखना है, ये वॉल्यूम जो है इसको इनवर्स लेते हुए निकालना, डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, इसका इनवर्स कर लो भाई, ठीक है, इनवर्स करने के बाद कितनी वैल्यू आ रही है 1/55.504, ठीक है, क्या मोल पर लीटर आ रहा है, ठीक है, मोल पर लीटर आ रहा है, ठीक है, रेसिप्रोकल करने के बाद, तो फाइनल वैल्यू कितना होगा 0.0802 लीटर पर मोल, ठीक है, ये आपका किसका निकला, आपका निकला है चेंज इन मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर निकला है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, VIs निकालना है, वैल्यू दे रखा था 0.9168 ग्राम वाटर, ठीक है, और 18.015 ग्राम ऑफ वाटर लगाया, सेंटीमीटर क्यूब बनाया, मिलीलीटर बनाया, 1 लीटर में कन्वर्ट किया, 1 मोल में ले लिया और डिवाइड कर दिया, तो मोल्स पर लीटर निकालने के लिए ही आपको इतना करना पड़ा है, ठीक है। तो मोल्स पर लीटर निकल गया, फिर उसका इनवर्स ले लो, कितना आ रहा है 0.01965 लीटर पर मोल, ठीक है। अब आपको पता है क्या डेल्टा P/डेल्टा TF कैसे निकालोगे, आपको पता ही है क्या होगा वो 3 ATM - 1 ATM अपॉन T फ्रीजिंग माइनस 273 1.5 केल्विन, ठीक है। लेकिन अगर डेल्टा P और डेल्टा TF की बात करें, अभी हमने पढ़ा है डेल्टा H फ्यूजन अपॉन क्या था वो डेल्टा TF, ठीक है, इनटू क्या था वो, इनटू था आपका डेल्टा V फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन था, तो भाई फ्यूजन कर लिया, वैल्यू निकाल दिया, रीअरेंज कर दिया इक्वेशन को, तो आपका फाइनल जो बन के आ रहा है वो क्या बन के आ रहा है -133.44 ATM पर केल्विन, ठीक है। अब इसको और इसको इक्वेट कर दो भाई, दोनों सेम ही है, तो दोनों को इक्वेट करने के बाद आपको फाइनल फॉर्मूले में कितना आएगा 273.14 केल्विन, ठीक है, जबकि आपकी फ्रीजिंग पॉइंट कितनी है 273.15, तो आप माइनस कर लो सिंपल, 273.15 माइनस 273.14 माइनस कर लो, तो कितना आएगा 0.01, ठीक है, 0.01 वाट केल्विन, ठीक है। तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी -0.015 डिग्री सेल्सियस, ठीक है,
कि केल्विन में कन्वर्ट होके आपका सेल्सियस बन के आता, ठीक है, क्योंकि 273 तो क्या है आपका, क्या निकल रहा है 273.14 केल्विन में आपका निकल क्या रहा है, वही तो निकल रहा है ना, तो इससे तो वही निकल के आएगा, वही वैल्यू आएगा कितना, -0.015 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है। डेल्टा एफ है, चेंज तो सेम ही रहेगा, चाहे कुछ भी ले लो, सेल्सियस ले लो या केल्विन ले लो, सेम चेंज है, टेम्परेचर चेंज तो सेम ही रहेगा, टेम्परेचर चेंज में क्या है, ठीक है। सी की डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। What will be the approximate wavelength of a maximum radiation emissions of an unknown planet having a color temperature about 1000 Kelvin? This is the question. Given the Wien's displacement constant 2.897 into 10 to the power minus 3 मीटर केल्विन, दिस इज द क्वेश्चन। तो हम अगर बात करें इसमें क्या होगा, डेल्टा मैक्स इंटू टी, ठीक है, डेल्टा मैक्स इंटू टी इक्वल टू 2.897 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर केल्विन, ठीक है, ये वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ठीक है, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। तो डेल्टा मैक्स की वैल्यू निकाल लो भाई, डिवाइड कर लो, माइक्रोमीटर में दिया है तो माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर लो, वैल्यू आ जाएगा 2.897 माइक्रोमीटर, जो कि आपके 3 माइक्रोमीटर के बराबर है, तो आंसर आपका 3 माइक्रोमीटर।